Welcome back to MB Classes Labor Law and HRM. Today we will cover the last labor code OSSWC code 2020, Occupational Safety Health Working Condition Code 2020. आपको पता है इस सीरीज में हम इंडस्ट्री रिलेशन कोड एंड सोशल सिक्योरिटी कोड ऑफ वेजेस ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। देन ये हमारा जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं उनके लिए कि ये हमारे न्यू लेबर कोड हैं जो इंडिया में आए हैं और जो ऑपरेट में भी आ गए हैं 1 मई 2026 से। कोड ऑफ वेजेस में जैसे मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, अगर आपको याद हो तो यहाँ पे आप याद करने की कोशिश करिएगा। मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट वेजेस एक्ट, बोनस एक्ट, इक्वल वेजेस, सिर्फ 4 ऐड है एक्ट है हमारे, जो कि इनका काम है कोड ऑफ वेजेस का यूनिवर्सली सबका एक जैसा सैलरी रहे। फ्लोर वेज फिक्स किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, एक जेंडर न्यूट्रल पे की पहल करी है। देन कम टू द इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड। इसमें हमारे 3 एक्ट हैं, ट्रेड यूनियन एक्ट, स्टैंडिंग एक्ट एंड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। इसमें क्या है, जो हमारे जो ट्रेड यूनियन क्या आता है, यूनियन को रजिस्टर कैसे करना है, कैंसिलेशन कैसे करना है, किस तरीके से क्या क्या राइट है, ठीक है। स्टैंडिंग ऑर्डर में रूल रेगुलेशन है, ले ऑफ, रिट्रेशमेंट, इनके लिए अगर करना हो, क्लोजर करना हो तो क्या रूल रेगुलेशन होंगे, कैसे पीने का पानी मतलब क्या है, कितना दिन बाद उनको, मतलब ये सारी चीजें उनका इंडस्ट्री रिलेशन कोड में थी। देन इंडस्ट्री डिस्प्यूट कोड इसके अंदर है, जो कि इसमें डिस्प्यूट अगर आपका कंफ्लिक्ट हो जाता है तो कंपनी से, तो आप कहाँ जा सकते हो, ट्रिब्यूनल, कौन से ट्रिब्यूनल जा सकते हो, ये सारी थी। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी इन हायरिंग, फिक्स टर्म, मतलब कहीं ना कहीं इन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी दी। क्योंकि पहले क्या था कि जो एम्प्लॉय स्टैंडिंग ऑर्डर था वो अगर आपकी कंपनी में 100 वर्कर है तब वहां पे अप्लाई होगा। अब क्या हो गया, 300 हो गया, तो कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी आ गई, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट आ गई कि ऐसा नहीं है कि आपको अगर लिमिटेड मतलब आप परमानेंट रहोगे जब भी आपको सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। अगर आप 1 ईयर हो गया तो प्रो रेटा के बेसिस पे मिलेगा। स्ट्राइक रेगुलेशन, जैसे कि 14 डे का पब्लिक यूटिलिटी सर्विस का नोटिस होता था, अब हर जगह होगा, ठीक है। और जो एग्जिस्ट भी करना कोई करना चाहे तो उसके लिए बहुत इजी प्रोसेस कर दिया है। देन कम टू द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। मैंने आपको बताया इसमें भी हमारे 9 है। अगर आपको स्टार्ट करूं मैं कंपनसेशन एक्ट से, कंपनसेशन एक्ट 1923, फिर हमारे ईपीएफआई ईएसआई एक्ट है 2, ठीक है, 1 और 3, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है, ग्रेचुटी है। फिर इस तरीके से हमारा बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स सेस एक्ट है, याद रखिएगा, ठीक। इस तरीके से हमारे इसमें 9 एक्ट सबमिट हुए। देन यूनिवर्सलाइज इनका क्या था कि जो हमारे गिग वर्कर है या अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उनके लिए बेनिफिट को यूनिवर्सल, मतलब सबके लिए उनको भी इंक्लूड किया। देन कम टू द टुडे सेशन, OSHWC कोड, मतलब फैक्ट्री एक्ट, माइंस एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट, माइग्रेट वर्कमैन, इसमें हमारे 13 एक्ट हैं, क्योंकि हमारे सिलेबस में जितने एक्ट हैं उसके अकॉर्डिंग हम उसको कवर कर रहे हैं। देन इसमें हेल्थ एंड सेफ्टी कंडीशन को बताया कि किस तरीके से हमें मतलब फ्री एनुअल हेल्थ चेकअप कराना चाहिए, ये सारा चीजें इसमें है। तो आई होप आपको ऊपर के तीनों कोर्स समझ में आए होंगे। एंड लास्ट वन भी हम बहुत क्विक जिस तरह, क्योंकि हमारे सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई अपडेट आया है तो उसको पढ़ना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। देन कम टू द OSHWC कोड 2020। देन ओएसएच का जो WC कोड है वो सेफ्टी अम्ब्रेला है, मतलब इन्होंने कहा कि सबके लिए सेफ्टी प्रोविजन लेके आए। जैसे कुछ था फैक्ट्री अगर बात करें तो वहां पे क्या था, हजार्डियस प्रोसेस में जो काम कर रहे हैं उनके लिए सेफ्टी प्रोविजन थे, लेकिन अब उन्होंने कहा कि नहीं, अगर कोई पर्सन कहीं काम कर रहा है तो उसे सेफ्टी वर्किंग एनवायरनमेंट देना बहुत जरूरी है, हेल्थ वर्किंग कंडीशन। एंड ये कब से इफेक्टिव है, सबका सेम है, नवंबर 21, 2025। देन ऑपरेशन में कब आया है मेरा, मई 2026 में। मासिव कंसोलिडेशन की बात करूं तो मुझे पता है सबसे ज्यादा इसी में हमारे सबमिट हुए हैं। जैसे मतलब इसी में मिले 13 लेगेसी सेंट्रल एक्ट, जो पुराने एक्ट है 13। कौन कौन से मेन एक्ट हैं जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सारे एक्ट, फैक्ट्री एक्ट, माइंस एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट, इंटरस्टेट माइग्रेट वर्कमैन एक्ट, ये सारे एक्ट हम पढ़ चुके हैं और भी बहुत सारे एक्ट इसमें अंदर हैं, ठीक है। देन इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, स्टैंडर्डाइज सेफ्टी, मतलब जैसे कहते हैं ना, पहले वर्कर काम कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं उनको सेफ्टी नहीं है, वो स्वीटिंग शॉप में कर रहे हैं, वर्किंग आवर्स बहुत लॉन्ग टर्म है, वो उनकी कोई हेल्थ वर्किंग कंडीशन बहुत डिटोरिएट हो रखी है, लेकिन यहीं पर उन्होंने कहा सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन को करा, और कहीं ना कहीं जो कंप्लाइंस बर्डन था एम्प्लॉय के लिए, रूल रेगुलेशन थे, उनको भी थोड़ा सा डाउन किया, ठीक है। देन कौन कौन से एक्ट हैं ये आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। आपको पता, अगर सपोज करो MCQ में आ गया कि कोई एक एक्ट दे दिया, फिर बताइए कौन से एक्ट के अंदर है, कोड के अंदर है, या वेजेस के अंदर है, सोशल सिक्योरिटी के अंदर है, या इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड के अंदर है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए।
कौन कौन से हैं? पहला हमारा फैक्ट्री एक्ट 1948, माइंस एक्ट, प्लांटेशन लेबर एक्ट। क्योंकि देखो इन सब में ही हमें हेल्थी सेफ्टी, जैसे आप याद सपोज करो, कोडिंग करो दिमाग में कि आपको सबसे ज्यादा हेल्थी इन्वायरमेंट कहाँ चाहिए, फैक्ट्री में जहाँ पर बहुत सारे मैन्युफैक्चर वर्कर काम कर रहे हो, उनको एक हेल्थ सेफ्टी देना है ना। माइंस एक्ट, आपको पता है वहां पे हजारियस नॉन हजारियस वर्क में काम कर रहे हैं, वहां पे लोगों को प्रोटेक्शन देना है। प्लांटेशन लेबर एक्ट यहाँ पे देना है, तो यहाँ पे बहुत जरूरी है। 3 एक्ट हमारे जो कोर इंडस्ट्रियल एक्ट हैं। उसके बाद हमारे आउटसोर्स जैसे माइग्रेट वर्क, अगर कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन अबॉलिशन एक्ट है 1970, भी मैं पढ़ा चुकी हूँ। इंटरस्टेट माइग्रेट वर्कमैन रेगुलेशन एम्प्लॉयमेंट कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1979, ये भी हमारे इसी के अंदर है। क्योंकि इनको भी जो माइग्रेट करे हुए आ रहे हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, उन लोगों को कोई फैसिलिटी दी ही नहीं जा रही थी। देन अब हम बात करें बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर रेगुलेशन एम्प्लॉयमेंट कंडीशन सर्विसेज एक्ट है। याद रखिएगा जो मैंने आपको कहा, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर, दो एक्ट जो है दो जगह, जहां कंडीशन ऑफ सर्विसेज हमारा इसमें OSSWC में, और वेलफेयर सेस एक्ट मतलब जो सिक्योरिटी है, जो सोशल सिक्योरिटी के अंदर है, जो हम टैक्स करके उनको बेनिफिट प्रोवाइड कराते हैं। तो अगर ये एग्जाम में पूछा जाए तो आप इस चीज को माइंड में रखिएगा। देन डॉक वर्कर, सेफ्ट हेल्थ एंड वर्कर एक्ट 1986, मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर, मतलब जहां पे लोगों की है सेफ्टी सबसे ज्यादा जरूरत है, वो सारे एक्ट इसमें आए हैं। जहां जहां इनके रूल बनाए गए थे कि वर्कर को कितने घंटे काम करना है, क्या स्प्रेड ओवर होगा, किस तरीके से उनको ले वो करना है, तो ये सारा इसके। देन कम टू द मीडिया एंटरटेनमेंट एक्ट। मीडिया एंटरटेनमेंट एक्ट के अंदर सिनेमा वर्कर एंड सिनेमा थिएटर वर्कर रेगुलेशन एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1981 में आया। वर्कर जर्नलिस्ट अदर न्यूज़पेपर एम्प्लॉय कंडीशन सर्विस एक्ट 1955 में आया। वर्कर जर्नलिस्ट फिक्सेशन और रेट ऑफ वेजेस एक्ट 1958। देखो ये अलग है हमारे, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको अगर वर्कर जर्नलिस्ट आए तो आप बता देना। ये सिनेमा के भी सारे सी के अंदर आते हैं। स्पेसिफिक ट्रेड सेल्स एंड प्रमोशन एम्प्लॉय किस तरीके से करना है, कंडीशन ऑफ सर्विसेज एक्ट 1976, बीडी एंड सिगार वर्कर कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब जितनी भी हमारे यहाँ हजारिस प्रोसेस हैं, जहाँ पे हमें काम करना है, जहाँ पे सेफ्टी है, यहाँ पे कितने घंटे काम करना है, सारा हमारा OSSWC कोड के अंदर है। देन कम टू द फैक्ट्री। अगर अकॉर्डिंग टू मैं OSSWC कोड की बात करूँ तो फैक्ट्री क्या है। पहले जो फैक्ट्री थी, आपको याद हो, अगर नहीं हो तो आप फैक्ट्री एक्ट पढ़िएगा, उसमें पहले ये था कि अगर कहीं भी कोई भी इस्टेब्लिशमेंट में 10 वर्कर काम करें विद पावर, अगर कहीं इलेक्ट्रिसिटी का यूज है तो वहां पे 10 कर रहे हो, अगर जहां इलेक्ट्रिसिटी का यूज नहीं है वहां पे 20 कर रहे हो, तो वो फैक्ट्री मानी जाएगी। ठीक है, ये था हमारा पुराना। लेकिन अब नया क्या हो गया कि अगर जहां 20 या 20 से ज्यादा वर्कर काम कर रहे हैं विद पावर, मतलब सबको ऑलमोस्ट डबल कर दिया। ठीक है, तो अगर 20 है विद मतलब हमारे विदाउट द पावर हमारे 40 हैं। अगर आपकी इस्टेब्लिशमेंट में इलेक्ट्रिसिटी लगी हुई तो 20 वर्कर इनफ है, तो भी फैक्ट्री एक्ट लागू हो जाएगा। अगर विदाउट पावर, जहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, जहाँ लोग हैंड से काम कर रहे हैं, हैंड वीविंग है, इस तरह के काम है, तो वहां पर 40 या मोर वर्कर है जब लागू। तो कहीं नहीं ईज दे दी, पहले 10 पे ही था, अब उसको ऑलमोस्ट डबल कर दिया। देखो पास्ट फैक्ट्री 10 वर्कर थे पावर के साथ, यहाँ पे 20 वर्कर हो गए पावर के साथ। देखो मैं इमेजेस क्यों पुट करती हूँ, आपको पता है कि हम जितना विजुलाइज देखते हैं ना, उतना हमारे माइंड में बहुत लॉन्ग टर्म तक रहती है। दैट्स व्हाई पुट अ मोर इमेज इन प्रेजेंटेशन। देन फैक्ट्री नो पावर है 20, तो यहाँ पे 40 हो गया। ठीक है, देन कॉन्ट्रैक्ट लेबर लिमिट पहले क्या थी कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट की बात करूँ तो वहां पे कितना था कि अगर आपके यहाँ 20 वर्कर भी हैं तो आप कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट के अंदर अपने कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू 20 वर्कर भी हायर कर रहे हैं तो वो एक्ट लागू होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, 50 वर्कर हो गए। आप भले माइग्रेट स्टेट वर्कमैन हो या आपका कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट हो, तो आपने वर्कर 50 वर्कर हायर करे हैं तो वो माना जाएगा। देन एनुअल लीव एलिजिबिलिटी, पहले क्या था 240 डेज काम किया हो, अब क्या है एनुअल लीव हमारी 180 डेज काम किया हो। तो ये हमारा अब ये सारा अबॉलिस्ट हो गया। अब नए रूल OSSWC कोड में ये आ गया कॉन्ट्रैक्ट कि अगर आप हायर कर रहे हो तो 50 वर्कर होंगे जब उसके बेसिस। देन एंड ऑफ मल्टीपल लाइसेंस, आपको पता है जितने भी मैंने एक्ट पढ़ा है, फैक्ट्री एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट है, इंटरस्टेट माइग्रेट वर्कर, सब में लाइसेंस था, क्योंकि थ्रू द कॉन्ट्रैक्टर को लाइसेंस लेना पड़ रहा था। ठीक है, और फैक्ट्री के जो ऑनर थे उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ रहा था, एम्प्लॉयर था। तो यहाँ पे बहुत सारे लाइसेंस थे, मतलब हर एक्ट के लिए सेपरेट जाना पड़ रहा था। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट के अंदर है तो आपको कॉन्ट्रैक्ट का भी लाइसेंस लेना है, फिर माइग्रेट वर्कमैन के लिए भी लाइसेंस लेना है। तो बहुत ज्यादा क्योस क्रिएट हो गया था। तो अब क्या हुआ, OSSWC के तहत एक पहला ही 1 रजिस्ट्रेशन 1 रिटर्न। लेगेसी क्योस मैंने आपको बता दिया,
फैक्ट्री ओनर को अलग सेपरेट रजिस्ट्रेशन कराना है फैक्ट्री एक्ट के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट के अंदर एंड ISMW एक्ट के अंदर, ठीक है। ये तो हमारा उसका हो गया रजिस्ट्रेशन का। ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट लेबर को हमारा अलग मतलब लाइसेंस कराना है और उसको माइग्रेट वाले को अलग से लाइसेंस करना है। तो ये बहुत ज्यादा क्योस था। न्यू रूल क्या होगा, सिंगल एंड इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन फॉर एवरी स्टेब्लिशमेंट ऑन द श्रम सुविधा पोर्टल। सबसे पहले ये हो गया रजिस्ट्रेशन का, ठीक है, कि अब एक बार आप रजिस्टर कराइए और सारी एक सिंगल टाइम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक एस्टेब्लिशमेंट है श्रम सुविधा पोर्टल पे। और लाइसेंस का भी क्या हो गया कि आप एक बार लाइसेंस कराइए और हर ईयर हमें रिन्यू करवाना पड़ रहा था जो कॉन्ट्रैक्टर है, तो वो अगर आप कर दीजिए फिर आप कहीं भी माइग्रेट हो या कॉन्ट्रैक्ट हो तो आप लाइसेंस माना जाएगा। Register of attendance wage leave can now be legally maintained entirely in digital format। अब आपको मेंटेन तो करना है सब डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मेंटेन करना है। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर लूप होल, जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले क्या था, कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पे अप्लाई होते थे, जहाँ 20 से ज्यादा वर्कर काम कर रहे हैं तो वहां पे कॉन्ट्रैक्टर जो हमारा लेबर एक्ट है वो हमारा स्टार्ट मतलब अप्लाई हो जाता था। अब क्या हुआ ड्रास्टिकली, अब उसको 20 to 50 कर दिया कि यस आपको कितना करना है, आपको 50 या उससे ज्यादा होंगे तब ये कॉन्ट्रैक्ट जो लेबर एक्ट है वो आपका अप्लाई होगा, रेगुलेशन अबॉलिशन एक्ट है। तो प्रिंसिपल एम्प्लॉय स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड फ्रॉम एम्प्लॉइंग कॉन्ट्रैक्ट लेबर फॉर कोर एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस। और याद रखिएगा प्रिंसिपल एम्प्लॉय जो हैं, जैसे एक कंपनी है, सपोज आई एम एम्प्लॉय, तो मुझे प्रोहिबिटेड किया एम्प्लॉय करने से कॉन्ट्रैक्ट लेबर, किसके लिए, कोर एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस, क्योंकि आपको पता है जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर होती है उसको बेनिफिट्स नहीं मिलते। तो उन्होंने बोला जो कोर एक्टिविटी है, सपोज आप एक कार मैन्युफैक्चरिंग, तो एक्चुअल में जो डेली कार का जो असेंबली लाइन चल रही है वो कोर एक्टिविटी है, तो वहां पे आप कॉन्ट्रैक्ट लेबर को हायर नहीं कर सकते, ठीक है, कोर एक्टिविटी में। तो नॉन कोर एक्टिविटी में कर सकते हैं। तो याद रखिएगा कॉन्ट्रैक्ट में 50, जो कि और ये सबसे अच्छी बात है सारा एक्ट डिटेल में मैं करा चुकी हूँ, वहां पे मैं बता चुकी हूँ, तो आप एक बार वो पढ़िए फिर इसे पढ़िए तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देन स्टैंडर्डाइजिंग वर्किंग आवर्स ऑफ वर्क ओवर टाइम। सबसे पहले कैप्ड 8 आवर डे, कोई भी कंपनी हो आपको 8 दिन 1 घंटे में काम करना है, ठीक है, सबसे पहले 8 दिन का मतलब 8 घंटे 1 दिन का रूल है। देन 48 आवर्स पर वीक, कम से कम पूरे वीक में 48 घंटे काम करा होना चाहिए, ठीक है। स्प्रेड ओवर का मतलब क्या होता है, सपोज करो ये हमारी कंपनी है, ठीक है, यहाँ पे आपने एंट्री करी जब से लेके एग्जिट करने तक ज्यादा से ज्यादा 12 घंटे का एक दिन में टाइम स्पेंड होना चाहिए, जिसके अंदर आपका रेस्ट इंटरवल हो गया, वर्किंग आवर हो गया, लंच टाइम हो गया, सब कुछ हो गया, 12 घंटे से ज्यादा नहीं है। तो स्प्रेड ओवर क्या है, टोटल वर्किंग आवर इंक्लूड रेस्ट इंटरवल कैन नॉट स्प्रेड मोर देन 12 आवर इन अ सिंगल डे। ओवर टाइम पे मैंने आपको बताया था, अगर आप बियॉन्ड स्टैंडर्ड आवर्स कर रहे हैं, सपोज एक घंटे में 8 घंटे से ज्यादा काम, एक दिन में 8 घंटे से ज्यादा काम कर रहे हैं, या एक वीक में 48 घंटे से ज्यादा काम कर रहे हो, तो आपको ओवर टाइम पे मिलेगा जो कि वेज का डबल रेट है, ठीक है। देन देखो समझो इस चीज को, हमारा क्या है, ये हमारा 24 घंटे का एक टाइम पीरियड होता है, 8 आवर्स तक मैक्सिमम वर्क लिमिट कर सकते हो एक दिन के अंदर। अगर 12 आवर आपका मैक्सिमम स्पोर्ट ओवर है, मतलब जब से आपने एग्जिट किया और उसके अंदर ओटीपी इंक्लूडेड है, जब से आप 12 घंटे से ज्यादा नहीं रोक सकते किसी भी कंपनी में, ठीक है, उसके अंदर ही। अगर 8 घंटे से ज्यादा अगर आपने काम किया तो आपको ट्वाइस रेट ऑफ वेजेस मिलेगी, ठीक है, ये हमारा टाइमलाइन है। देन एनुअल पेड लीव की बात करूं तो पहले क्या था, 240 डे अगर आप काम करोगे तब आपको लीव मिलती थी। तो अब ये मासिव, अगर कोई ओल्ड फैक्ट्री एक्ट की बात करूं तो वर्कर नीड अ वर्क 240 डे टू अर्न पेड लीव, द कोड रिड्यूस द थ्रेशोल्ड 180 डे इन कैलेंडर। अब ये सबके लिए, किसी भी इंडस्ट्री में हो, किसी भी स्टैब्लिशमेंट हो, अकॉर्डिंग टू OSSWC कोड आपको क्या करना है, आपको 180 डेज काम करना है इन अ कैलेंडर ईयर। तो आपको क्या होगा, तो आपको क्या मिलेगी, लीव मिलेगी, पेड लीव। अच्छा पेड लीव कैसे मिलेगी, पेड लीव मिलती है हमारी एवरी 20 डे वर्क करने पे आपको एक लीव मिल जाएगी, ठीक है। तो अगर आपने 20 दिन काम किया तो एक लीव है, अगर आपने 40 दिन काम किया तो 2 लीव, इस तरीके से मतलब कैलकुलेट होता है। तो आपने देखा होगा 1 पॉइंट समथिंग कुछ एक महीने में लीव मिलती है। कैरी फॉरवर्ड, वर्कर कैन कैरी फॉरवर्ड अप टू 30 डेज। मैंने आपको बताया अपनी जो लीव है वो कितने तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, 30 दिन तक अनयूज लीव को नेक्स्ट कैलेंडर ईयर में। अगर आपकी 30 लीव
इकट्ठी हो गई है तो आप उन्हें कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। और हाँ, अगर इससे ज्यादा है, एक्सेस है, मस्ट बी इन केस। अगर आपको सपोज करो आपकी 40 है, पहले एक रूल था कि 30 से ज्यादा कर ही नहीं सकते, वो सारा मतलब जीरो हो जाएगा, 30 ही आपकी कैरी फॉरवर्ड होगी। अभी इसमें एक रूल आया कि अगर आपकी इससे भी ज्यादा लीव है तो आप क्या कर सकते हो, 30 से ज्यादा है तो उन्हें कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, तो उनका आपको पैसा मिल जाएगा, क्योंकि वो इंसान मेहनत कर रहा है, हार्ड वर्क कर रहा है, आपको उसको पैसा देना डिजर्व, एक तरह का मोटिवेशन आता है। देन वुमेन इन द वर्कफोर्स। पहले क्या था, फैक्ट्री एक्ट थी तो उनमें था कि नाइट शिफ्ट थी कि वुमेन कैन वर्क बिटवीन 7 PM एंड 6 AM, मतलब यहाँ पे नहीं कर सकती। पहले ये था कि रात के 7 बजे से सुबह के 6 बजे तक वुमेन काम नहीं कर सकती, लेकिन अब क्या है, अब हर जगह कहीं भी वुमेन काम कर सकती हैं। वुमेन आर लीगली इंटाइटल्ड टू एम्प्लॉयड इन ऑल एस्टेब्लिशमेंट फॉर ऑल टाइप ऑफ वर्क। नाइट शिफ्ट वैलिडेशन अब कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको कंसल्ट देना जरूरी है, मतलब वुमेन की मर्जी होना जरूरी है, उसको एडुकेट, सेफ्टी, ट्रांसपोर्ट, हॉलीडे प्रोविजन मिलना जरूरी है, तो आप वुमेन कहीं भी काम कर सकते हैं। एक कहीं ना कहीं इन्होंने क्या कर दिया, जेंडर इक्वलिटी लाने की कोशिश कर। देन कम टू द इंटर स्टेट माइग्रेट वर्कमैन में क्या चेंजेस आए। सबसे पहले माइग्रेंट की डेफिनेशन चेंजेस करी। पहले लीगेसी फ्लो में क्या था, ओनली वर्कर बॉट थ्रू द कॉन्ट्रैक्टर वर्कर कंसिडर, मतलब जो भी वर्कर कहाँ से खरीद, मतलब जो भी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू ही वर्कर आते थे माइग्रेट में। सपोज करो नोएडा में कोई कंपनी है और बिहार से अगर वर्कर आ रहे हैं तो वो थ्रू द कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू आ रहे हैं। अब यहाँ पे एक ऐसा न्यू डेफिनेशन आई, कोई भी पर्सन वॉलेंट्री, मतलब अब ऐसा नहीं है कि आप बिहार से, आपको बिहार से या यूपी से, आप ऐसे मत करना, एक स्टेट वाइज ले रही हूँ, केरला से, कहीं से भी, अब ऐसा नहीं है कि आपको कॉन्ट्रैक्टर की जरूरत है। कोई भी पर्सन वॉलेंट्री माइग्रेट हो सकता है वन स्टेट टू अनदर फॉर एम्प्लॉयमेंट, और जो 18,000 रुपए तक कमा रहा है वो हमारा इंटर स्टेट माइग्रेट वर्कमैन एक्ट होगा। पहले सब कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू आते थे तभी माना जाता था, अब ऐसा नहीं है, आप वॉलेंट्री भी आ सकते हो। Aadhaar registry, they can self-register on National E-श्रम पोर्टल यूजिंग आधार कार्ड टू क्लेम बेनिफिट, और वो अपना रजिस्टर कराएं ई श्रम पोर्टल पे, और आधार कार्ड के थ्रू, आधार कार्ड मैंडेटरी है जिससे कि उन्हें भी सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे, जो माइग्रेट आए, राशन कार्ड है, वोटर कार्ड है, सारे, ठीक है। देन मैंडेटरी जर्नी अलाउंसेस। अगर मैं बात करूं इंटर स्टेट माइग्रेट वर्कमैन एक्ट की जर्नी बेनिफिट की, तो फाइनेंशियल मैंडेट, एम्प्लॉय मस्ट पे द लमसम जर्नी अलाउंसेस टू एवरी इंटरस्टेट माइग्रेट वर्कमैन। आपको पता है यहाँ पे क्या, एम्प्लॉयर को ही देना है जर्नी अलाउंसेस, हर इंटरस्टेट माइग्रेट वर्कमैन को, जो कि साल में एक बार देना है कि वो जा सके। इतना देना है क्या क्या, कि जब वो जा रहा है, सपोज करो यूपी से बिहार जा रहे हैं तब उसको मिलना चाहिए, वो रिटर्न होके आएगा तो उसको देना है, मतलब इतना कवर होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा जर्नी अलाउंस, जैसे कि सपोज करो उनका वेजेज ही इतना नहीं है कि वो तो आने जाने में ही उनका सारा वेजेज खत्म हो जाएगा, तो बेचारा वो कभी जा ही नहीं पाएगा ना, तो इसलिए ये जर्नी अलाउंसेस मैंडेटरी कर दिया है टू कवर द 2 and 4 टेबल कॉस्ट फॉर द वर्कर विजिट देयर नेटिव प्लेस फ्रॉम प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जिस रिप्लेस, तो पहले क्या होता, डिस्प्लेसमेंट भी अलाउंसेस मिलता था, ठीक है। अब इसको क्या कर दिया, डिस्प्लेसमेंट अलाउंस इसको रिप्लेस कर दिया। पुट द डायरेक्ट फाइनेंशियल बर्डन ऑन द प्रिंसिपल और नॉट जस्ट द कॉन्ट्रैक्टर। और कॉन्ट्रैक्टर क्या करते थे, डिस्प्लेसमेंट अलाउंस करता है, जब एक जगह से दूसरी जगह आप जा रहे हो तो उसे बोलते थे डिस्प्लेसमेंट अलाउंसेस, ठीक है। और जर्नी अलाउंसेस क्या होता है, जर्नी अलाउंसेस जब आप घर से कंपनी में आ रहे हो, कंपनी से घर जा रहे हो, ठीक है। तो अब ये क्या कर दिया कि अब इन्होंने सारा जो फाइनेंशियल बर्डन है वो प्रिंसिपल एम्प्लॉय के ऊपर डाल दिया, अब ना सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर के लिए है। जो अगर कॉन्ट्रैक्टर आपको नहीं दे रहा तो सब क्या देगा, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर देगा आपको सारी फैसिलिटी। देखो वर्ड जर्नी, अगर मैं बात करूं, कोई भी वर्कर न्यू जर्नी अलाउंसेस मैंडेट अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ एम्प्लॉयर लायबिलिटी चेंजेस। देखो पहला क्या था, वर्कर है, कोई भी पर्सन माइग्रेट होकर आ सकता है वॉलंटरी, जिसने 18,000 काम कर रहा है, फिर वो जाके ई श्रम पोर्टल पे अपना आधार कार्ड के थ्रू रजिस्टर करा सकता है, और उसको जर्नी अलाउंसेस जरूरी है, कौन देगा, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर देगा। वंस अ ईयर, एक साल में एक बार डायरेक्ट पेमेंट देंगे वर्कर को, ट्रेवल कॉस्ट नॉट अ कंटीजेंट ऑन कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है, ट्रेवल कॉस्ट देंगे। इसने डिस्प्लेसमेंट जो अलाउंसेस था उसको रिप्लेस कर दिया, नो लॉन्गर जस्ट द कॉन्ट्रैक्टर, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्टर ही देता था डिस्प्लेसमेंट अलाउंस, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है कि उसको पेमेंट दे, और नॉन कंप्लाइंस, ठीक है। अगर वो नहीं ऐसा करता है, सपोज करो कॉन्ट्रैक्टर उनको, जो हमने जैसे उनको बेसिस टाइम पे नहीं दे रहा है, तो उस टाइम पे भी कौन देगा, एम्प्लॉयर देगा, पर बाद में वो उससे ले लेगा, लेकिन जितनी वेलफेयर कंडीशन है वो सब प्रिंसिपल एम्प्लॉयर।
मैंडेटरी अपॉइंटमेंट लेटर, पहले क्या था कि अपॉइंटमेंट लेटर मैंडेटरी नहीं कि ठीक है आ जाना कल से हो गया, ठीक है। अब क्या है, आप उन्होंने अनऑर्गेनाइज सेक्टर को थोड़ा फॉर्मलाइज करने की कोशिश करी। उन्होंने बोला कि लीगली कंपल्सरी है एम्प्लॉयर इशू करे फॉर्मल अपॉइंटमेंट लेटर एवरी सिंगल एम्प्लॉय के लिए। अगर एक भी एम्प्लॉय, सबको आपको मतलब अपॉइंटमेंट लेटर देना है। क्यों? क्यों मैटर करता है? क्योंकि अगर हम लेगेसी सिस्टम की बात करें, हम पुराने सिस्टम की बात करें, उन वर्कर के, मिलियन ऑफ वर्कर के पास कोई प्रूफ ही नहीं है कि उन्होंने काम किया है, ठीक है। जिससे क्या है, उन्हें पीएफ नहीं मिल रहा पा रहा, ईएसआई नहीं हो रहा, वो डिस्प्यूट के लिए ट्रिब्यूनल में नहीं जा सकते, ठीक है, जा नहीं पा रहे क्योंकि उनके पास कोई प्रूफ नहीं है कि वो वर्किंग है। दैट्स व्हाई ओएसएचडब्ल्यूसी कोड में अपॉइंटमेंट लेटर मैंडेट कर। देन फ्री हेल्थ चेकअप, एम्प्लॉय वेलफेयर फंड, पहले कहते जो हजारीज वर्किंग कंडीशन में काम करते थे वहां पे आपका चेकअप होता था। अब एम्प्लॉय मस्ट प्रोवाइड फ्री एनुअल हेल्थ चेकअप एम्प्लॉय सर्टेन एज क्लास। अब क्या, आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो, आपको एक एज के बाद मतलब 45 ईयर, ये रूल स्पेशली अप्लाई टू एम्प्लॉय एज 45 ईयर एंड अबव। अगर आप 45 साल के हो गए हो, या कहीं कहीं स्टेट में 40 साल भी है लेकिन सेंट्रल में 45 ईयर है, तो आपको फ्री एनुअल हेल्थ चेकअप मैंडेटरी है। Then second one is the canteen rule. Canteen facility must be provided if the establishment employ 100 or more workforce. जैसे मैंने आपको बता दिया है कि पहले क्या था, 250 लोग थे जहां पे कैंटीन अप्लाई होती थी। अब क्या है, जो 100 लोग भी अगर कहीं काम कर रहे हैं तो आपको कैंटीन प्रोवाइड करनी है तरीके से। देन ये देखो, अपना रिचुअल एम्प्लॉय मस्ट फीड यू सूनर कैंटीन मैंडेट ट्रिगर एग्जैक्टली 100 वर्कर 250। पहले क्या था 250 होते थे जब भी है, अब नहीं, अब 100 वर्कर हैं। यस, आप इजिली आप कम भी हैं तो आपको कैंटीन फैसिलिटी। देन स्पेसिफिक इंक्लूजन, जो सिनेमा है ना, ऑडियो विजुअल के लिए भी एक थोड़ा सा ब्रॉडिंग करी इस स्कोप ऑफ वर्क को। जो ऑडियो विजुअल वर्कर हैं, कोड ऑफ स्पेसिफिकली डिफाइंड द रेगुलेटिव वर्किंग कंडीशन, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, फिल्म, वेब सीरीज, पॉडकास्ट, इनके लिए भी इन्होंने क्या किया, डिफाइन किया कि किस कंडीशन में वो काम कर सकते हैं। और वेज लिमिट क्या है, प्रोटेक्शन अप्लाई टू ऑडियो विजुअल वर्क अर्निंग अप टू द 1 लाख पर मंथ। जो 1 लाख पर महीने तक कमा रहे हैं वो इसके अंदर आएंगे। सेल्स प्रमोशन, मीडिया, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एंड सेल प्रमोशन एक्सप्लिसिटली कवर अंडर द वर्किंग कंडीशन और रेगुलेशन। यस, जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, जो सेल्स प्रमोटिंग है, वो भी इसके अंदर हमारा इंक्लूड है, ठीक है। तो अब आप याद रखिएगा कि कहीं अगर 1 लाख, तो क्योंकि हमारे यहाँ पे तो 18,000 24,000 सारी इंडस्ट्री में एक है ना। अगर सिनेमा इंडस्ट्री है, ऑडियो इंडस्ट्री, तो वहां पे 1 लाख रुपए अगर कोई मंथली कमाता है तब भी वो इन सारी बेनिफिट्स में इंक्लूड रहेगा। देन कम टू द सेफ्टी कमिटी एंड सेफ्टी ऑफिसर। अगर बात करूं, पहले आपको याद हो तो पहले सेफ्टी ऑफिसर कहाँ था, जब आप 1000 से ज्यादा वर्कर काम कर रहे हैं जब सेफ्टी ऑफिसर अपॉइंट होता था, ठीक है। अब क्या हो गया, अब ये 500 पे आ गया। सेफ्टी कमिटी कब थी, जब 500 थी, अब वो 250 पे आ गई। तो इन्होंने ना थोड़े थोड़े वर्क प्लेस सेफ्टी को इंस्टीट्यूशनलाइज करने की कोशिश करी है, क्योंकि इतने ज्यादा लोगों को एक लोग मैनेज नहीं कर सकता है। तो सेफ्टी कमिटी मैंडेटरी कर दी हमारी, 250 या उससे ज्यादा वर्कर हैं, और अगर सपोज करो 1000 इस इंडस्ट्री में उससे भी कम है, तब भी सेफ्टी कमिटी जरूर है अपॉइंट होना। सेकंड, सेफ्टी ऑफिसर मस्ट बी अपॉइंटेड इन फैक्ट्री विद 500 मोर वर्कर, और कंस्ट्रक्शन साइट है तो वहां पर अगर 250 वर्कर भी हैं तब भी वो एक सेफ्टी ऑफिसर होना चाहिए। नेशनल बोर्ड, क्रिएटिंग ए नेशनल ऑक्यूपेशन सेफ्टी एंड हेल्थ एडवाइजरी बोर्ड किया, जो कि एडवाइस देता है सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन को। पहले क्या था, बहुत सारे बोर्ड होते थे, सेंट्रल बोर्ड, स्टेट लेवल, अब एक बोर्ड आ गया, सबको रिप्लेस कर दिया। वो इस तरीके से सेफ्टी कमिटी है तो 250 एंड सेफ्टी ऑफिसर है तो 500 होना चाहिए। देन कमिटी है 250 है, ऑफिसर है 500, लेकिन कंस्ट्रक्शन साइट है तब आपका 250 हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन साइट पे आपका 250 भी है तब भी वो ऑफिसर एक अपॉइंट होना चाहिए। देन मॉडर्नाइजिंग इंस्पेक्शन, पहले क्या था, हर जगह आप फैक्ट्री एक पढ़ो तो वहां पे क्या था, इंस्पेक्टर होता था। अब क्या है, इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर। रोल चेंज हुआ, ट्रांजिशन फ्रॉम पुनिटिव इंस्पेक्शन टू कंप्लाइंस असिस्टेंट मॉडल। पहले क्या था कि लोग एक कहते ना, जैसे डर की फीलिंग रहती थी, पुनिटिव पनिशमेंट, अगर आपने ये काम नहीं किया किसी इंप्लॉय ने तो उसको सजा दे दी, उसको फाइन लगा दिया, इस तरह का था। अब क्या कह दिया कि नहीं, जो हमारा इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर है वो क्या करेगा, रूल रेगुलेशन के पहले आपको हेल्प करेगा, कैसे आप रूल रेगुलेशन अगर फॉलो नहीं कर रहे हो तो किस तरीके से कर सकते हो, आपको एक
एडवाइज करेगा, असिस्ट करेगा, ठीक है। वे बेस्ड इंस्पेक्शन, jurisdiction are randomized, this system generate inspection schedule dynamically to break the nexus of local corruption। कहीं ना कहीं ये क्या होगा, वेब बेस्ड है, डिजिटल प्लेटफॉर्म की तरह, कि ऐसा नहीं है कि आप पहले क्या करते, पहले बहुत करप्शन होता था कि कहीं गए किसी को डरा धमका के, अगर आपने ये नहीं किया तो आपको इतना फाइन देगा, तो चोरी से बहुत सारा करप्टेड हो रहा है, इंडस्ट्री में लोग हजार इस कंडीशन में काम कर रहे हैं। लेकिन अब क्या है, वेब बेस्ड है, तो जुडिडिक्शन जो है हमारा रैंडम सिस्टम जनरेट कर दिया है, शेड्यूल कर दिया है, मतलब डायनामिकली पूरा इंस्पेक्शन शेड्यूल रहता है, और जैसे कि लोकल करप्शन ना हो, नोटिफाई और उसको मतलब नोटिस कर सके। अगर आप देखोगे ना तो पता चल जाएगा ना कौन कहाँ कैसी कंडीशन में काम कर रहा है। नोटिस टू रेक्टिफाई फॉर माइनर नॉन कंप्लाइंस, सपोज करो कोई आपने रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं करे छोटे मोटे, तो जो इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर है वो पहले क्या करेगा, एक रिटन अपॉर्चुनिटी देगा, कि आप रिटन में देगा कि यस इस चीज को फिक्स करो, उसके बाद उसको प्रोसिक्यूशन में ले जाएगा, उसके बाद उसको पेनल्टी मिलेगा, पर एक बार आपको मौका जरूर देगा। ये हमारा मॉडर्नाइज हो गया। देन कम टू द समरी, अगर हम बात करें OSSWC कोड का फाइनल एनालिसिस, देखो ये प्रो वर्कर भी है, प्रो एम्प्लॉयर भी है। प्रो वर्कर क्यों है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसने अपॉइंटमेंट लेटर मैंडेटरी किया, मतलब एक वर्कर के लिए सही है, क्योंकि वो लोग बता ही नहीं पाते थे कि हम भी वर्किंग है। अगर कोई भी क्लेम करना पड़ता था, EPF, ESI या किसी ट्रिब्यूनल में जाना होता था, ठीक है। 180 डे रूल, पहले क्या था 240 डे काम करना पड़ता था, अब आपको सिर्फ 180 डे काम करना पड़ता है, ठीक है। और एलिजिबिलिटी, माइग्रेट जनरल अलाउंसेस, मतलब आपको पता है एलिजिबिलिटी में भी बहुत वो किए हैं कि यस आप एलिजिबल हो। माइग्रेट जनरल अलाउंस एलिजिबिलिटी में तो आप ऐसा नहीं कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू भी आ रहे हो, ठीक है। देन माइग्रेटरी जनरल अलाउंसेस, उनको एक मैंडेटरी कर दिया कि एम्प्लॉयर को देना ही पड़ेगा। फ्री हेल्थ चेकअप कर दिया 45 से अब के ऊपर, तो ये कहीं ना वर्कर की फेवरेबल साइड हो गई। एम्प्लॉय के लिए क्या अच्छा हुआ कि उन्होंने कहीं ना कहीं जो हमारे रिड्यूस द नंबर ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, क्योंकि ड्रास्टिकली जो हो रहे थे डेट फेल अंडर द स्ट्रिक्ट रेगुलेशन बाय रेजिंग थ्रेशोल्ड, तो कहीं ना कहीं अब माइक्रो मीडियम एंटरप्राइज कम हो गए। क्यों हो गए, क्योंकि जहां पहले 20 वर्कर भी काम कर रहे थे हमारे विद पावर, विदाउट पावर, तब भी वो फैक्ट्री एक्ट माना जा रहा था। अब क्या है 40 हो गए, तो जितने भी अगर कहीं 39 भी कर रहे हैं तो वो इसके अंदर नहीं आया, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट लेबर पहले ये था कि 20 है, अब वो 50 हो गया, तो वो भी उसके अंदर से नहीं आया। तो कहीं ना कहीं अब एम्प्लॉयर को भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करने की हेल्प मिल गई। देन कम टू द PYQ सेशन। Under the OSSWC code 2020, what is the new threshold for the establishment to classify as a factory if operate with the aid of power? मैंने आपको बताया फैक्ट्री के अंदर दो होते हैं, या तो हेल्प ऑफ पावर एंड विदाउट द हेल्प ऑफ पावर। तो अगर आप हेल्प ऑफ पावर के थ्रू कर रहे हो तो आपके कितनी होनी चाहिए, 20 और मोर वर्कर। विदाउट पावर के थ्रू है OSSWC के अंदर तो होगा 40 और वर्कर। 10 वर्कर हमारे पुराने एक्ट में थे जो हमारे विद एड ऑफ पावर थे, तो कंफ्यूज मत होना चाहिए। तो आपका आंसर है बी, ओके। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 20, फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑपरेटिंग विदाउट द एड ऑफ पावर, ठीक है, OSSW का डिफाइन द फैक्ट्री। अब मेरा अभी विद द एड ऑफ पावर है, विदाउट द एड ऑफ पावर मतलब बिना पावर की हेल्प से कितने लोग होने चाहिए, 40 और मोर वर्कर होने चाहिए। तो प्लीज इसको अगर एग्जाम में OSSWC कोड दे तो आपको 40 लगाना है, अगर सिर्फ फैक्ट्री एक्ट दे तो आपको 20 लगाना है। तो ये आप माइंड में रखिए, वो जरूर मेंशन करेगा OSSWC कोड या फैक्ट्री एक्ट, ठीक है। तो इस पे आपको दो चीजें पढ़नी है, तो उसमें भी कंफ्यूज नहीं होना। देन कम टू द क्वेश्चन नंबर 3, the provision regarding contract labor under the OSSWC code now apply to establishment contract employee। याद रखिएगा जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट लेबर जो एक्ट था वहां पे 20 था, अब कितना हो गया 50। तो मैंने आपको पहले बोली हूँ एग्जाम में अगर OSSWC कोड दे तो उसके बेसिस पे करना है, अगर फैक्ट्री एक्ट दे तो 20 लगाना है, ठीक है। तो योर आंसर इज सी। Then come to the question number 4. Under the OSSWC code, to be eligible for annual paid leave, if worker must have worked at least how many days? मैंने आपको बताया कि OSSWC कोड के अंदर अगर आपने 180 डे काम किया हो तो आप एलिजिबल हो पेड लीव के लिए, लेकिन पुराने एक्ट के अकॉर्डिंग क्या था 250 डे था, ठीक है। तो योर आंसर इज ए। Then come to the question number 5. Employer are mandated to provide a free annual health examination टू एम्प्लॉय, व्हाट इज द स्टैट्यूटरी एज थ्रेशोल्ड फॉर द बेनिफिट। मैंने आपको बताया अगर कोई 45 साल या उससे अबव है तो आपको जो हमारे एम्प्लॉयर को फ्री एनुअल हेल्थ चेकअप कराना मैंडेटरी है। तो योर आंसर इज सी।
Then come to the question number 6. The threshold for providing a mandatory canteen facility has been reduced. It now required when establishment employee. आपको पता है पहले क्या था, 250 और मोर वर्कर था, उसे कितना रिड्यूस हो गया, 100 और मोर वर्कर. तो योर आंसर इज बी. And the OSHWC code provide protection to audio visual worker provide their monthly wage not exceed. मैं अगर 1 लाख से ज्यादा अगर एक्सीड नहीं है तो उन सबको प्रोटेक्शन मिलेगा ऑडियो और विजुअल वर्कर को. तो आंसर इज डी. Then an interstate migrant workman is a person who is voluntary migrate for employment and up to the. मैंने आपको बताया पहले क्या था, थ्रू द कॉन्ट्रैक्टर होते थे, अब वो खुद वॉलंटरी आ सकता है, लेकिन उसका जो वेज है वो 18,000 पर मंथ होना चाहिए. योर आंसर इज बी. Then come to the question number 9. Who is legally responsible for paying the journey allowances on interstate migrant workmen? How often? तो मैंने आपको बताया कॉन्ट्रैक्टर ट्वाइस ईयर, नो, अब ये नहीं है. प्रिंसिपल एम्प्लॉयर वंस ए ईयर, यस. स्टेट गवर्नमेंट, नो. प्रिंसिपल एम्प्लॉयर ट्वाइस ईयर, सिर्फ एक बार देना है, ठीक है. योर आंसर इज बी. सेफ्टी कमिटी मस्ट बी कंस्टिट्यूट एनी एस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉय. तो सेफ्टी कमिटी जहाँ कहाँ है, जहाँ पे 250 या 250 से ज्यादा वर्कर काम करते हैं वहां पे सेफ्टी कमिटी जरूरी है. योर आंसर इज बी. देन इन अ थ्रस्ट स्टैंडर्ड फैक्ट्री सेटिंग ए डेडिकेटेड सेफ्टी ऑफिसर मस्ट बी अपॉइंटेड इफ वर्कर काउंट रीच. तो मैंने आया कि फैक्ट्री सेट में सेफ्टी ऑफिसर कब हमारा अपॉइंट करना है, जब वर्कर कितने पहुंच जाए. अगर आपके 500 वर्कर हैं तो आपको क्या है, सेफ्टी ऑफिसर अपॉइंट कर लेना चाहिए. देन क्वेश्चन नंबर 12. सेक्शन 45 ऑफ द OSHWC कोड strictly prohibit the principal employer from employing contract labor. मैंने आपको बताया कि जो strictly prohibit principal कहाँ है, क्लीनिंग एंड सिक्योरिटी सर्विसेज, कोर एक्टिविटी ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, सीजनल सर्च इन डिमांड, इमरजेंसी ब्रेकडाउन रिपेयर. तो मैंने आपको बताया कि जो हमारे एम्प्लॉयर हैं कॉन्ट्रैक्ट लेबर को कोर एक्टिविटी में हायर नहीं कर सकते. सपोज करो बहुत सारे हैं, तो 2 तरह की एक्टिविटी होती है. कोर जो प्राइमरी एक्टिविटी है जो हमेशा परमानेंटली वहां पर रहती हैं. नॉन कोर एक्टिविटी हो गई जैसे क्लीनिंग एंड सिक्योरिटी सर्विसेज है, ये हमारी हो गई. सीधे सीजनल सर्च की डिमांड आई तो आपने कॉन्ट्रैक्ट लेबर हायर कर दी. कोई इमरजेंसी ब्रेकडाउन रिपेयर करना है तो हायर कर सकते हो, लेकिन कोर एक्टिविटी में ही आप हायर नहीं कर सकते हो कॉन्ट्रैक्ट लेबर. तो आपको पता होना चाहिए. Then come to the question number 30. How many legacy Central Labor Act have been subsumed entirely into OSHW code? आपको पता है 13 है. देखो 3 एक्ट, अब आप मुझे कमेंट में मेंशन करोगे 3 कहाँ पे एक्ट हुए. इंडस्ट्री रिलेशन कोड में 3 थे, 4 हमारे कोड ऑफ वेजेज में, सोशल सिक्योरिटी कोड में हमारे 9 है और इसमें हमारे 13 है. ठीक है, तो अब इन सबको टोटल कर दो. टोटल करोगे तो कितना होगा, इन सबको जब टोटल करोगे तो टोटल बैठेगा 29. और आप एक किसी का भी भूल जाते हो तो ऐसे करके आप माइनस करके टोटल 29 याद रखिएगा, तब भी आप याद कर सकते हो. ठीक है, योर आंसर इज 30. ठीक है. देन अंडर द कोड total spread over of working hour include rest interval cannot exceed how many hours and single day. तो मैंने आपको बताया 12 घंटे से ज्यादा आप एक्सीड नहीं कर सकते हो स्प्रेड ओवर आवर्स. स्प्रेड ओवर का है जब से आप कंपनी में आए, इंक्लूड रेस्ट इंटरवल, लंच, और जब तक एग्जिट किए जब तक वो माना जाएगा, मतलब कितना टाइम आपने स्पेंड किया फैक्ट्री में. Then come to the last question number 15. Overtime wage under the OSHW code must be paid at 1.5 time ordinary rate, no. Twice rate of ordinary rate of wages, yes. Fixed rate determined, no. And no. Your answer is B. तो अब हमारा जो 4 न्यू लेबर कोड है सीरीज थी वो हमारी फिनिश हो चुकी है. आई होप अब आपको अच्छी लगी होगी. अब नेक्स्ट में हम प्लान करेंगे कि हमें क्या करना है. तो अब हमारा आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया. अब हम PYQ मैराथन लेके आएंगे. ऐसे ही सब्सक्राइब करिए, बहुत सारा प्यार करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए, क्योंकि जब आप शेयर करोगे तो लोगों को पता चलेगा. क्योंकि अभी आपको पता है सिर्फ 1 महीने का टाइम है, तो नॉलेज जितनी शेयर करते हो, जब आप किसी की हेल्प करते हो तो आपको एक अलग ही मोटिवेशन रहता है. तो अपने फ्रेंड सर्कल के साथ जिन लोगों ने जहां अप्लाई करा है वहां पे आप शेयर कर सकते हो, और ऐसे ही प्यार देते रहिएगा कमेंट सेक्शन में. थैंक यू सो मच. कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग.